साहब अमर रहे। ये लड़ाई राजतंत्र और लोकतंत्र में है। भारत के संविधान को बचाने के लिए मैं आप लोगों के यहां पर आया हूं। देश की ये आखिरी इलेक्शन हो सकती है। इसके बाद कभी इलेक्शन हो या ना हो, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आगे चलकर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इसलिए मैं अमित शाह को उसी के जबान में जवाब देना चाहता हूं कि इस 17 नवंबर को आपके ईवीएम मशीन में 1 नंबर का बटन इतने जोर से लगाओ, अमित शाह को जरूर करंट लगना चाहिए। मेंटल करंट, मानसिक करंट लगना चाहिए। मुसलमान मर जाए, मुसलमान को करंट लग जाए, वो उसकी हत्या हो, ये कौन कह रहा है? होम मिनिस्टर। इसी मोदी के वजह से अच्छे दिन भारत के नहीं आए। बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के बदौलत इस देश के अच्छे दिन आए हैं। भारत के संविधान को बचाने के लिए अगर राहुल गांधी परिवार रास्तों के ऊपर उतर सकता है, तो अंबेडकर परिवार भी संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल होगा। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब। उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजरत्न अंबेडकर का जय भीम। आज पंकज उपाध्याय जी के प्रचार के लिए मैं यहां नहीं आया हूं। 15 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के लिए पंकज जी ने मुझे यहां आमंत्रित किया था और उस समय मैंने पंकज जी को एक वादा किया था कि पंकज जी, भारत के संविधान को बचाने के लिए अगर राहुल गांधी परिवार रास्तों के ऊपर उतर सकता है, तो अंबेडकर परिवार भी संविधान बचाने की लड़ाई में शामिल होगा। और आज मैं यहां पर पंकज जी का प्रचार करने नहीं, भारत के संविधान को बचाने के लिए मैं आप लोगों के यहां पर आया हूं। और इस लड़ाई में यहां पर भले ही 2 दिन में वोट डलने वाले हो, कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियां यहां पर खड़ी हो, लेकिन आज की ये लड़ाई, चुनावी लड़ाई पार्टियों के बीच में नहीं है। ये लड़ाई राजतंत्र और लोकतंत्र में है। ये लड़ाई मनुस्मृति और संविधान में है। अब भारत की जौरा की लोगों को ये तय करना है कि वो बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान के कानून में जीना चाहते हैं या मनु के कानून में जीना चाहते हैं। ये जौरा के धरती के लोगों को तय करना होगा और आने वाले 17 तारीख को संविधान के पक्ष में खड़े होकर पंकज जी के सामने का बटन दबाकर उनको विधानसभा में भेजना होगा। ये लड़ाई पार्टियों में नहीं है, ये लड़ाई जातियों में नहीं है, ये लड़ाई धर्म की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की लड़ाई है। और आज मैं मुकुल जी ने मुझे जब आमंत्रित किया तो मुकुल जी को मैंने बताया मैं किसी भी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं जाता हूं, लेकिन जब मैंने देखा कि यहां पर बीजेपी को हराने की ताकत अगर कोई रखता है तो वो पंकज उपाध्याय रखते हैं, और इसलिए आज मैं उनको ताकत देने के लिए यहां पर आया हूं। पंकज जी ने बहुत सारी बातें यहां पर कही है वोट को लेकर। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने जीवन में हम लोगों को एक बहुत बड़ी ताकत बाबा साहब हमें देकर गए हैं, बहुत बड़ी ताकत देकर गए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री जब से चुनाव जीत कर आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, वो जमीन पर पैर नहीं रखते। आज इस देश में, कल उस देश में, परसों किसी और देश में। कभी कभी भारत की याद आ जाए तो वो भारत में भी आते हैं। आज तक मणिपुर के लोगों को मिलने के लिए नहीं गए, लेकिन चुनाव में वहां पर भाषण देने के लिए पहुंच जाते हैं। जंगलों में जानवरों के साथ फोटो शूट करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे बहनों की, बेटियों की, माताओं की इज्जत लूटी जाती है, वहां पर ढोक कर भी यह आदमी देखता नहीं है। और इसलिए हम लोगों को बाबा साहब एक ताकत देकर गए हैं कि ये जो लोग हमेशा हवा में उड़ते हैं,
ये लोग जो हमेशा हवा में ही रहते हैं, इनको जमीन पर एक दिन आना होता है, और वो एक दिन जमीन पर लाने की ताकत बाबा साहब हमारे हाथ में देकर गए। वोट देने की ताकत, इस ताकत को पहचानो। बाबा साहब ने हमें ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हमें ये चेतावनी दी है। बाबा साहब कहकर गए कि ये वोट की ताकत मैं तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूं, इसे मीट नमक या मिर्ची के जैसे मत समझना, इतने हल्के में मत लेना। बाबा साहब हमें ये इंस्ट्रक्शंस देकर गए। आने वाले समय में इस वोट के ताकत का सही इस्तेमाल हमें करते आना चाहिए। किसी की शराब की, किसी के पैसों की, किसी को यहां पर बहनें बैठी है, माताएं बैठी है, उनकी साड़ियों के ऊपर अपने जीवन का सबसे बड़ा अधिकार कभी मत बेचना। ये बाबा साहब अंबेडकर जी का सबसे मूल्यवान ताकत हमारे हाथ में लेकर गए। पंकज जी, मैं आज आपको, भले ही इसका इलेक्शंस का रिजल्ट 3 दिसंबर को आने वाला होगा, लेकिन यहां के जौरा के धरती के लोगों ने, यहां के वोटर्स ने आज ही अपना रिजल्ट आपको, आपके सामने रख दिया है। आने वाले 3 दिसंबर को पंकज जी, आपकी सफलता, आपकी विजय, आपकी जीत ये पक्की है। लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना होगा, हर एक युवा को तैयार रहना होगा। किस तरह से धांधलियां होती है, ये सारी बातें मैंने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में मैंने वहां पर उठाई है कि बीजेपी किस तरह से धांधली करती है। और इसलिए यहां पर मौजूद लोगों को, वोटरों को, युवाओं को, माताओं को सिर्फ वोट देने वाला नहीं, पंकज जी का कार्यकर्ता बन के अपने 2 दिन के लिए अपने वोट के अधिकार को बचाकर रखना होगा। उनको एक एक को घर से बाहर निकालकर वो वोट के दिन आप लोगों को उनके पास, उनके समक्ष, उनके साथ में खड़ा होना होगा। बाबा साहब हमें बहुत बड़ी ताकत देकर गए। देखिए, आज इस देश में संविधान जलाया गया। आप लोगों को याद होगा, संसद के सामने संविधान जलाया गया। संसद के सामने, जिस संसद में देश का प्रधानमंत्री बैठता है, प्रधानमंत्री के आंखों के सामने देश का संविधान जलाया जाता है। वो प्रधानमंत्री आज तक उसका खंडन नहीं करता, उसका विरोध नहीं करता। और उसी दिन गौतम गंभीर नाम के एक क्रिकेटर को, उनकी छोटी उंगली, इस उंगली को कुछ लग गया, गेंद लग गई, तो वही प्रधानमंत्री एक पन्ने का सांत्वन लेटर ट्विटर के ऊपर लिखता है, लेकिन संविधान जलाने पर संवेदना महसूस नहीं करता। क्यों? इन लोगों को संविधान से इतनी नफरत क्यों है? एक तरफ राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने के लिए रास्तों के ऊपर उतर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के आंखों के सामने संविधान जलाया जा रहा, वो ऊफ तक नहीं कर रहा। तो इनको संविधान से इतनी नफरत क्यों है? किसी मोदी के वजह से अच्छे दिन भारत के नहीं आए। बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के बदौलत इस देश के अच्छे दिन आए हैं। और इसलिए बाबा साहब के संविधान के साथ अगर कोई खड़ा है तो बाबा साहब का परिवार भी उसके साथ डटकर खड़ा है। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए पंकज जी का पूरी तौर से, और पंकज जी को मैं अभी 15 अप्रैल से नहीं जान रहा हूं कि आज से नहीं जान रहा हूं, वो मेरे ऑफिस में आते हैं। ऐसा नहीं कि आज उन्होंने सबके सामने दिखावे के लिए उन्होंने मेरे पैर पड़े हैं, वो ऑफिस में भी मेरे आते हैं, तब भी मेरे पैर पड़ते। मैं उनको तब भी कहता हूं ये मत किया करो, ये मत किया करो। तो वो कहते हैं कि ये बाबा साहब की वजह से आज हम लोगों को ये अधिकार मिले हैं, उनके संविधान की वजह से मिले हैं। और उनके परिवार के व्यक्ति के अगर हम पैर छूते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। ये उनके मन की, ये उनकी तहे दिल से ये भावना है, और इसलिए मैं सिर्फ उसी के लिए कबूल कर रहा हूं। वरना अन्यथा हम लोग इस चीज को नहीं मानते। हम लोग समानता को मानते हैं, समान व्यवहार को मानते हैं। लेकिन आज आप लोगों के मन में मेरे लिए जो प्यार है वो मेरे लिए नहीं है, मुझे भी पता है। मेरे शरीर में जो बाबा साहब का खून दौड़ रहा है, ये उसके लिए आप लोगों का सम्मान है। उस सम्मान का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग भी
17 नवंबर को अपने ईवीएम मशीन में, आप लोगों को पता होगा दिल्ली के इलेक्शन जब चल रहे थे तो इस देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, देश का अमित शाह ये बात कर रहा था कि ईवीएम मशीन का बटन इतने जोर से दबाओ कि मुसलमानों को करंट लगना चाहिए। कौन बोल रहा था ये? देश का गृह मंत्री, देश का होम मिनिस्टर, जिसकी जिम्मेदारी है 140 करोड़ लोगों की रक्षा करना, जिसकी जिम्मेदारी है, वो ये बात कर रहा है कि ईवीएम मशीन का बटन इतने जोर से दबाओ कि मुसलमान मर जाए, मुसलमान को करंट लग जाए, वो उसकी हत्या हो। ये कौन कह रहा है? होम मिनिस्टर। क्या अपेक्षा करते हो? किससे उम्मीद करते हो कि हमारे बहू बेटी पर किसी से अत्याचार हो तो क्या ऐसा होम मिनिस्टर आपकी रक्षा करेगा? जो ये बात कर रहा है कि लोग मरे, जो ये बात कर रहा है कि मुसलमान मरे, जो ये बात कर रहा है कि दलित मरे, जो ये बात कर रहा है कि बुद्धिस्ट मरे, क्या ये हमारे रक्षक हो सकते हैं? इसलिए मैं अमित शाह को उसी के जबान में जवाब देना चाहता हूं कि इस 17 नवंबर को आपके ईवीएम मशीन में 1 नंबर का बटन इतने जोर से लगाओ, इतने जोर से दबाओ कि देश के जनता को नहीं, अमित शाह को जरूर करंट लगना चाहिए। जरूर करंट लगना चाहिए, और इलेक्ट्रिक वाला करंट नहीं, मेंटल करंट, मानसिक करंट लगना चाहिए, मानसिक करंट लगना चाहिए, शॉक लगना चाहिए। और इसलिए मैं आज आप लोगों से यह आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, 5 साल तक हम लोग रास्तों पे जा जाकर लोगों को संविधान की ताकत समझाते हैं, 5 साल तक हम लोगों को उनके हक और अधिकार के लिए जागरूक करते हैं। अब वो दिन आया है, वो दिन नजदीक है। 17 नवंबर को आप लोगों को आपका कर्तव्य आपको पूरा करना है, और जो काम हम लोग 5 साल तक करते हैं उसका रिजल्ट आना चाहिए इस देश में। जो लोग आज देखिए, जो प्रधानमंत्री ये दावा कर रहा था कि हम परदेश से काला धन लेकर आएंगे, परदेश से काला धन भारत में लाएंगे। परदेश से तो काला धन आया नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है, आपके पास भी है, आपके राज्य में है, आपके जिले में है। इसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, उनके आका ने यानी प्रधानमंत्री ने फोन करके एसबीआई से ये कहा कि उनका जो एक दोस्त है अडानी नाम का, उसके 72,000 करोड़ माफ कर दो। कितने? 72,000 करोड़। ये अभी 3 महीने पहले माफ किया है, उससे 6 महीने पहले 14,000 करोड़। अडानी के लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए एसबीआई ने माफ किए हैं। आपका भी खाता एसबीआई में होगा, किसी का लोन भी होगा, जाकर उसको बोलो कि मेरा 1000 रुपया माफ करो, करेगा? जो अडानी इस देश में 1 रुपया तक नहीं रखता, वो देश के खाते से, देश के बैंक के खाते से 2-2 लाख करोड़ रुपया माफ करवा रहा है। किसके पैसों से? हमारे पैसों से। हम काला पैसा, काला धन भारत में लाने वाले थे, यहां पर भारत से बाहर जा रहा है। नीरव मोदी पैसा लेकर भाग गया, अग्रवाल पैसा लेकर भाग गया, मेहुल चोकसी पैसा लेकर भाग गया, और क्या है वो ललित मोदी, मालिया, विजय मालिया पैसा लेकर भाग गया। भारत के बाहर से पैसा आना छोड़ो, जो हमारा था वो भी बाहर चला गया, वो भी बाहर चला गया। और इसलिए अब एक बार, अब इतना पैसा तो बाहर चला गया है, एक बार और एक चीज को बाहर निकालो। इस मध्य प्रदेश के विधानसभा से बीजेपी को, और सेंटर से, संसद में से बीजेपी को बाहर निकालो, तब जाकर भारत का सारा पैसा भारत में वापस आएगा। ये उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं। कितने भी भाषण हम लोग दे दे, कितने भी रास्तों के ऊपर आंदोलन कर ले, लेकिन
जो ताकत आपके हाथ में है वो ताकत किसी भाषण में नहीं है। ये ताकत आपको 17 नवंबर में आप लोगों को इस्तेमाल में लानी है। और पंकज भैया को, वो मेरे बचपन के साथी है, दोस्त है, और इसलिए मैं सारे अपने काम छोड़कर आज मैं खास इनके लिए आया हूं। वरना मेरा 15 दिन का ताइवान का प्रोग्राम में आधा छोड़कर यहां पर सिर्फ पंकज जी के लिए आया हूं कि पंकज जी इस बार आपको विधानसभा में इस जोरा के वोटर, जोरा के लोग आपको भेज कर रहेंगे। अगर कुछ कमी रह गई है, कोई लोग अगर हमारे पीछे नहीं है, मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि ये जात धर्म ये सब बाजू में रखो। जब वोट देने की बारी आएगी तो सिर्फ 2 ही किताब आपके सामने होनी चाहिए, मनुस्मृति और संविधान। इन दोनों में से आपको क्या चाहिए, इसका निर्णय आपको 17 नवंबर को करना है। जिन लोगों को मनु का कानून इस देश में लाना है वो बीजेपी को वोट करें। जो चाहते हैं कि इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, दलित ऐसी लड़ाई हो, ये देश जलता रहे, वो बीजेपी को वोट करे। और जो चाहता है कि इस देश में समता रहे, भाईचारा रहे, इक्वलिटी रहे, समानता रहे, लिबर्टी रहे, बाबा साहब का संविधान इस देश में रहे, ये जिसकी इच्छा है वो पंकज जी के साथ डट कर खड़ा रहे। इतना ही मैं आज के प्रसंग में कहना चाहूंगा। मैं ज्यादा पॉलिटिकल भाषण मुझे करने नहीं आते। पंकज जी, ये मैं पहली बार किसी पॉलिटिकल मंच पर खड़ा हूं और वो सिर्फ आपके लिए खड़ा हूं, सिर्फ आपके लिए। इसके बाद किसी के प्रचार के लिए मैं नहीं जाता रहता हूं। तो मैं आज पंकज जी को ये बल देने के लिए यहां पर आया हूं, क्योंकि हम लोग 5 साल तक भाषण करते रहते हैं कि हमको बीजेपी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है। हमारा मोदी जी से कोई बैर नहीं है। मोदी जी का कोई अच्छा काम करे तो हम उनकी तारीफ भी करेंगे। हमारी मोदी जी से कोई बैर नहीं है। लेकिन मोदी जैसे मानसिकता वाले लोग जिस फैक्ट्री में तैयार होते हैं, हम उस फैक्ट्री का विरोध करते हैं, उस आरएसएस का विरोध करते हैं। और इसलिए इस देश में हमको आरएसएस मुक्त भारत हम लोगों को करना है। और संसद में से और विधानसभाओं में से इन पार्टियों को, फैसिज्म को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को सत्ता से दूर रखना है। यही आज आशा और अपेक्षा मैं आप लोगों से व्यक्त करता हूं और यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हाँ, कुछ मैंने यही कहा कि ये पार्टियों में अब इलेक्शंस नहीं हो रहे। शायद अगर इस बार हम ठीक तरह से वोट रिजल्ट नहीं दे पाए तो शायद देश की ये आखिरी इलेक्शन हो सकती है। इसके बाद इलेक्शंस, अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद कभी इलेक्शन हो या ना हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आगे चलकर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। और इसलिए अपने वोट जाति के आधार पर, पार्टियों के आधार पर अभी बांटना नहीं है, अभी नहीं बांटना है। अभी हमारा दुश्मन हमारे घर के दहलीज पर आया है। अगर हम ये सोचते रहे कि मेरी पार्टी तो ये है, मेरी पार्टी तो ये है, मैं इस पार्टी का कार्य करता हूं, मैं इस पार्टी का कार्य करता हूं, ये 2 दिन के लिए अपने दिमाग से निकाल दो। अब सिर्फ बीजेपी को हराने की ताकत कौन रखता है ये देखो और उसके पीछे खड़े रहो। और इसलिए मैंने कहा कि जब हमें यह पता चला कि पंकज जी बीजेपी को हराने की ताकत रखते हैं, तब हम उनको पूरा सहायता देने के लिए आए। अपने वोट और किसी पार्टी में मत बांटो। इस देश में अब सिर्फ 2 पार्टियों में इलेक्शंस हो रही है, कांग्रेस और बीजेपी में। और इसलिए बीजेपी को हराने के लिए अपने वोट अलग अलग पार्टियों में डिवाइड करके, उनके वोटिंग परसेंटेज कितने हैं 2019 के आंकड़े अगर देखो तो केवल 33%, 33% वोट लेकर बीजेपी सत्ता में आई है। इसका मतलब जानते हो क्या है? इस देश के 140 करोड़ में से 67% लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। सिर्फ 33% वोट बीजेपी के समर्थन में है, लेकिन 67% हम लोग बिखरे बिखरे हैं। हम लोग अलग अलग पार्टियों में वोट देते हैं और इसलिए हमारे वोट की
कहीं पर गिनती नहीं हो रही और इसलिए ये इस बार ना हो, ये 67% के लोग इकट्ठा होकर पंकज जी के सामने का बटन, 1 नंबर का बटन दबाकर पंकज जी के पक्ष में वो वोट डाले, तब जाकर हमारे वोटों का बिखराव नहीं होगा। यही बात मैं आज आप लोगों को समझाकर अपने वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, पंकज जी ने मेरा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। राजालाल बघेल जी आ गए। राजालाल बघेल जी